केजी बदलानी जी जो एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको नेहरू जी ने डिप्यूट किया वहाँ पर। उन्होंने अपने आईएएस से रेजिग्नेशन दिया। एक दिन के लिए वो वहाँ गए। उस दिन शाम को, पहले वो कुछ दिनों तक वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे थे। ही वाज वेरी वेल लव्ड इन दैट प्लेस। तो उस शाम को उन्होंने आईएएस से रिजाइन किया। वरिष्ठ पंचायत ने उनको अपने देश का प्रधानमंत्री चुना और उन्हें सिर्फ एक ही काम दिया गया एज ए प्रधानमंत्री कि आप कल सुबह एक कागज पर दस्तखत करके अपने देश के अस्तित्व को मिटा देंगे। तो लता जी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस बैठी थी। उनके चेहरे पर निर्विकार चेहरा था, बिल्कुल कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था चेहरे के ऊपर। तो हमने सोचा कि यहाँ भी अपनी बात बनने वाली नहीं है। लेकिन जब हम उठे, हमने देखा कि उनकी आंख से ऐसे आंसू बह गए थे दोनों तरफ से। वो इतनी इमोशनली इन्वॉल्व हो गई थी इस बात से। उसकी पार्श्वभूमि ये थी कि मंगेशकर नाम जो वो लेते हैं, वो मंगेश जो है वो मंगेशी गाँव है जहाँ पे एक शिव का मंदिर है जो इनके आराध्य देव है। और उस पर आधिपत्य पुर्तगालियों का था और वो आने जाने नहीं दे रहे थे खुल के लोगों को उसके अंदर। तो वो एक मानसिक रूप में उससे जुड़ी हुई थी। तो इन्होंने यही कहा कि मैं आपकी मदद करूंगी, क्योंकि आपकी मदद करना मेरे लिए मेरे मंगेश की सेवा करने जैसा है। So hello and welcome to another episode of the podcast. To know the past is to know the present and to know the present is to know yourself. जब भी हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ कदम अपनी ओर बढ़ाते हैं। एंड आई थिंक विच इज़ द जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज का जो पॉडकास्ट है इट्स डिफरेंट इन अ सेंस, क्योंकि हम लोग एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जितना कहा जाना चाहिए उतना कहा नहीं गया है। तो टुडे आई हैव विद मी नीलेश कुलकर्णी सर ने एक बुक लिखी है अपराइजिंग, जो कि है दादरा नगर हवेली, गोवा, सिलवासा, इन सब की हिस्ट्री के बारे में और कैसे दादरा नगर हवेली का जो लिबरेशन था उसका जो एक कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में, जो उसकी एक कहानी है, वो हम सबके सामने आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम हिम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। अभी जस्ट बिफोर द पॉडकास्ट मैं सर से बात कर रहा था एंड ही सेड दैट दिस इज जस्ट नॉट अबाउट अ बुक, इट्स ऑल्सो अबाउट नेशनहुड, इट्स अबाउट ब्रेवरी, बहादुरी के बारे में है, हमारे देश के बारे में है और सबसे ज़्यादा शायद हमारे बारे में। तो सर, अपराइजिंग, दादरा नगर हवेली, यूनियन टेरिटरीज, इनके बारे में उतनी कहानियाँ हैं नहीं जितना हमको पता होना चाहिए, जिस तरीके का इनमें लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सो आपको हाउ डिड यू फील दैट ये कहानी जो है ये लोगों ने सुननी चाहिए? देखिए, मैं जैसे आपने पहले कहा और हम लोग बात कर रहे थे कि ये बहादुरी की कहानी है। और बहादुरी भी एक कॉमन मैन की बहादुरी, एक शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध में। तो ये तो एक देखा जाए तो ऐसी कहानी है जो दादरा नगर हवेली में घटती या कोहिमा में घटती या किसी और लक्षद्वीप में घटती, फिर भी वो उतनी ही इंस्पायरिंग होती। तो इट इज़ अ स्टोरी विच इज़ अ स्टोरी ऑफ नेशनहुड, ऑफ ब्रेवरी, ऑफ करेज इन द फेस ऑफ ऑल ऑड्स। और आश्चर्य की बात यह कि कम मालूम है ऐसा नहीं है। एक सीमित क्षेत्र के बाहर लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हुई थी। मतलब या तो पूना में कुछ लोगों को पता है, गोवा में एक थोड़ी सी पॉपुलेशन को पता है, या सिलवासा, दादरा नगर हवेली के इलाकों में कुछ लोगों को पता है। जिसमें भी तुम्हें जान के अचंभा होगा कि जहाँ से ये लड़ाई स्टेज हुई थी, लवाचा करके एक गाँव है। तो जब मेरी ये किताब 27 अगस्त को लॉन्च हुई थी, अपराइजिंग द लिबरेशन ऑफ दादरा नगर हवेली, तो वहाँ के न्यूज़पेपर्स ने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था। 17-18 न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस आई थी। तो उसे सुन के एक कॉलेज गोइंग लड़के ने वो किताब अमेज़ॉन से मंगवाई। रात को उसके पास आई, उसने पूरी रात बैठ के पढ़ी और सुबह मुझे फ़ोन किया 8 बजे कि मैं रुका हुआ था कि आप उठ जाएं तो मैं आपसे बात करूं, कि आपको मुझे धन्यवाद करना था कि जहां मैं रहता हूं वहीं पे क्या क्या हुआ है मुझे ही पता नहीं था। ये आपकी किताब के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरी इस गांव ने, इस शहर ने देश की आज़ादी की लड़ाई में इतना बड़ा रोल प्ले किया है। अब देखिए, इतना इग्नोरेंस है इसके बारे में, तो इसीलिए इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। और मैं ये एक अपना कर्तव्य मानता हूँ और एक मैं ब्लेसिंग मानता हूँ कि ये कहानी मुझ तक आई और मेरे माध्यम से लोगों तक पहुँची। तो ये कैसे हुई, इसकी भी अपने आप में कहानी है कि जस्ट इत्तेफाक है कि मैं ट्रेन में जा रहा था अपनी किताब इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रैवल्स विद द रामायण की रिसर्च करने के लिए। तो उस समय मेरे सामने वाले बर्थ पे एक 80, 85, 90 साल के बुजुर्ग बैठे थे और उनका बेटा। तो मैं मराठी बोल रहा था, वो भी मराठी बोल रहे थे, तो हमारी बातचीत शुरू हुई। और बातचीत के दौरान ये निकला कि वो फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में बंदूक उठाई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि बंदूक आपने कहाँ उठाई, किसके साथ थे आप? तब उन्होंने मुझे दादरा नगर हवेली की कहानी सुनाई
और जब ये पता चला कि 28-29 लड़कों ने बगैर किसी रिसोर्सेज के शुरुआत करके और केवल 5 राइफल और 3 पिस्टल लेके 375 फुल्ली आर्म्ड पोर्चुगीज सोल्जर्स को मार भगाया था, तो ऑब्वियसली ये कहानी ऐसी थी जिसे कोई भी लेखक, क्या कोई भी नहीं छोड़ सकता। मतलब आप लेखक ना हो और आपको एक कहानी पता चली तो आपका मन करेगा कि मैं इसको लिखूं, क्योंकि ये पहुंचनी चाहिए लोगों तक। तो वो एक इंस्पिरेशन रही और वो जर्नी मेरी 3 साल चली। जब मैं पुणे के लोगों के जो मिले थे, अंकल वो पुणे रहते थे, अब भी उनसे मैंने किताब का लॉन्च करवाया। मुझे लगा कि पॉलिटिशियन या जर्नलिस्ट या ऐसा कोई होने की जगह वो इंसान हो जिसने ये किया हुआ है, तो वो आए थे यहाँ पर। तो उन लोगों की मेरे को जर्नी पता चली, उसमें से मुझे पता चला कि गोवा के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे। फिर मैंने गोवा में लोगों को चेस किया, और वो चेस भी ऐसा कि मेरे पास केवल एक नाम और एक स्टेट था, प्रभाकर सिनारी गोवा, इतना मालूम था और कुछ नहीं पता था। इसके आधार पर मैंने प्रभाकर सिनारी जी को ढूंढा, उनको कन्विंस किया कि मेरे साथ बात करें, और उनके साथ पीछे लगकर उनको कम से कम 6-7 बार फ़ोन किया। उनके कहने पर वहाँ जाकर 8 दिन तक रहा और डेली उनको सुबह शाम फ़ोन करता रहा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो 7वें-8वें दिन उन्होंने जाके मुझे टाइम दिया कि तुम आके मिलो। उनका वर्जन पता चला। उसके बाद उनके वर्जन से पता चला कि सिलवासा के कुछ ट्राइबल्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो मैं सिलवासा गया, वहाँ खानवेल के जंगलों में 4-5 दिन घूमा लोकल लोगों को लेके, और वहाँ से मैंने वो ट्राइबल्स ढूंढ निकाले जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। 90-95 साल के, उनकी वीडियो टेस्टिमनीज मेरे पास आज की तारीख में है। और फिर वो फाइट हुई। तो मतलब एक सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस थे, एक कुछ मैं पीछे लगा रहा, कुछ भगवान मेरा साथ देता रहा कि ये लोग मुझसे जुड़ते चले गए, और जुड़ने के साथ साथ ये कहानी पूरी हुई। तो इट वॉज सो थ्रिलिंग फॉर मी टू पुट टुगेदर दीज पीसेज ऑफ जिगजॉ and make it into a complete picture. And when that complete picture has come in, it's my duty to take it to as many people as possible. So thank you for having me over. Sir, these puzzles, these stories, they come together so beautifully. इनकी आपस में जो मिलने की सुंदरता है वो एक बहुत अलग तरीके से, कि कैसे हमारे देश के इतिहास के इतने प्रोमिनेंट लोग इसमें जुड़े हैं और हमें ही पता नहीं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट लगता है मुझे कि फिक्शन इज़ लिमिटेड बाय पॉसिबिलिटीज़, रियलिटी इज़ नॉट। मैं अभी ये बोल इसलिए रहा हूँ कि जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह एक मेंशन है एक ex-IAS ऑफिसर श्री के.जी. बदलानी जी के बारे में, जहाँ पे वो एक दिन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो भी किसी और कंट्री के उस टाइम पर। अब अगर हम बॉलीवुड की बात करें, वहाँ पे एक शायद कुछ बहुत सारे मूवीज है, अनिल कपूर की मूवी है जिसमें एक चीफ मिनिस्टर बनते हैं एक दिन का सीएम, बट यहाँ पे वी हैव समवन जो एक दिन के पीएम थे ऑफ अ डिफरेंट कंट्री। तो हाउ इज दिस स्टोरी सो प्रोमिनेंट इन दिस whole? This is the beginning and the end of my book. So first chapter and the last chapter is this most prominent story. ये हुआ कैसे कि दादरा नगर हवेली को जब इन 20-25 बच्चों ने आज़ाद कराया, जियो पॉलिटिक्स के अलग अलग कारणों के कारण भारत सरकार ने उसको अपने अंदर विलीन करने से मना कर दिया। तब पोर्चुगीज सरकार ने, जिनके सोल्जर्स को यहाँ से भगाया गया था, वर्ल्ड कोर्ट में एक केस किया कि भारत सरकार हमें अपनी टेरिटरी में से हमारी अपनी फ़ौज को भेजने की इजाज़त दे, ताकि जाके हम इस इलाके को जो हमारा है, जिसके हम मालिक हैं, उसे हम वापस ले सके उन चोर उचक्कों से जिन्होंने इसको छीन कर हमसे आज़ाद डिक्लेयर किया है। तो ये जब केस चल रहा था तो उस दौरान ये 15 अगस्त 1954 को आज़ादी पूरी हुई थी और पहली विक्ट्री रैली हुई थी वहाँ पे, जो इन लड़कों ने आज़ाद कराया उसकी। और अल्टीमेटली 16 अगस्त 1961 को विलीनीकरण हुआ। इस दौरान 7 साल तक दादरा नगर हवेली के ये 72 गांव एक वरिष्ठ पंचायत द्वारा गवर्न किए जा रहे थे, और ये एक आज़ाद देश था। यानी 1954 से 1961 तक हमारे पास 3 सरकारें थी। एक थी भारत की सरकार, एक थी पोर्चुगल की सरकार जो गोवा नवन्यू को कंट्रोल करती थी, और एक थी दादरा नगर हवेली की वरिष्ठ पंचायत जो एक आज़ाद देश को गवर्न करती थी, जिसका नाम था फ्री स्टेट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। अब जब ये केस वर्ल्ड कोर्ट में चला, उसकी हम बात बाद में करेंगे, और वो केस भारत जीता, तो उस समय ये लेजिटिमेट हो गया कि भारत में विलीनीकरण इसका हो सकता है। तो संविधान संशोधन बिल किया गया, 10th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके द्वारा ये एग्री किया भारत में कि ये विलीन होकर एक यूनियन टेरिटरी बन जाएगी भारत की। पर इसके अंदर टेक्निकल इशू ये आया कि इसको दादरा नगर हवेली की तरफ से इस पे साइन करेगा कौन? वहाँ कोई राजा नहीं, वहाँ कोई गवर्नर नहीं, वहाँ कोई अधिकृत सरकार नहीं। वो एक वरिष्ठ पंचायत, मतलब 72 गांव थे, 72 गांव के सरपंच इकट्ठे बैठ जाते थे और निर्णय ले लेते थे। तो उसमें दस्तखत करेगा कौन? कोई ऑथोराइज्ड इंसान तो था ही नहीं। जब ये लीगल प्रॉब्लम आया तो के.जी. बदलानी जी जो एक IAS ऑफिसर थे, उनको नेहरू जी ने डिप्यूट किया वहाँ पर। उन्होंने अपने IAS से रेजिग्नेशन दिया। एक दिन के लिए वो वहाँ गए।
उस दिन शाम को, पहले वो कुछ दिनों तक वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे थे, ही वाज वेरी वेल लव्ड इन दैट प्लेस। तो उस शाम को उन्होंने आईएएस से रिजाइन किया, वरिष्ठ पंचायत ने उनको अपने देश का प्रधानमंत्री चुना और उन्हें सिर्फ एक ही काम दिया गया एज ए प्रधानमंत्री कि आप कल सुबह एक कागज़ पर दस्तखत करके अपने देश के अस्तित्व को मिटा देंगे। तो ये पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने खुशी खुशी एक दिन में केवल इसलिए चार्ज लिया कि मैं अपने देश के अस्तित्व को मिटाकर दूसरे देश का भाग होना चाहता हूँ। वरना आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, आजकल तो हर कस्बा भी चाहता है कि मैं एक देश डिक्लेयर हो जाऊँ। और वो तो ऐसे दिन थे जो छोटे छोटे राज्य थे, 20-20 गाँव के, 10-10 गाँव के भी, ये तो 72 गाँव थे, 20,000 की पॉपुलेशन थी यहाँ पर, 550 स्क्वायर किलोमीटर थे। तो बदलानी जी का ये रोल था। तो उस शाम से लेके अगले दिन सुबह तक जब उन्होंने अपना साइन करके इस्तीफा देकर वापस आईएएस नहीं ज्वाइन कर लिया, तब तक वो प्रोटोकॉल वाइज नेहरू जी के बराबर के थे। वो एक देश के प्रधानमंत्री थे और ये भी एक देश के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने आपस में साइन किया। बहुत प्रोमिनेंट स्टोरी रही, बीबीसी ने भी इसको कवर किया। ये आइसोलेटेड स्टोरी कई जगह आई है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट किसी को एग्जैक्टली मालूम नहीं था कि क्या हुआ। तो ये कॉन्टेक्स्ट मेरी किताब की शुरुआत में और किताब के अंत में है, लास्ट चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर। एक्चुअली जिस तरीके से शुरुआत हुई और अंत हुआ है वो कहीं ना कहीं आपस में बहुत एक सुंदर तरीके से जुड़े हैं। जो जहाँ से शुरुआत हुई है आपकी कहानी की, वहीं वो एंड होती है। जी सर, जब हम अपने देश में घूमते हैं, जब आप कोस्टल टाउन्स में जाइए, व्हेन यू गो टू कोचीन, जब आप पौंडीचेरी जाते हैं, जब आप गोवा जाते हैं, या इनफैक्ट गोवा की जब हम बात करें, जैसे आपकी बुक में भी माप्सा करके एक जगह है, वो एयरपोर्ट से जाते टाइम माप्सा पड़ती है। आई हैव बीन टू दैट प्लेस, बट उस बुक को पढ़ने के बाद समझ में आया कि माप्सा का भी एक रोल रहा है उस जगह का। तो सर, जब हम इन कोस्टल टाउन्स में जाते हैं, यहाँ पे जो पहले की जो अर्लियर ट्रेडर्स एंड देन द पावर्स, जो फ्रेंच थे या फिर द पोर्तुगीज़ थे, इनका आर्किटेक्चर जो इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई है बहुत सुंदर है। पर इस सुंदरता के पीछे काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। और इस बुक में जब मुझे जो पोर्तुगीज़ ने इस पूरे इलाके में, दादरा और हवेली, नगर हवेली, इवन दमन गोवा दीव, सब जगह, दमन गोवा दीव, यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, वो हाउ डज दैट कम इनटू द पिक्चर? एंड देखिए, इस सुंदरता के पीछे बहुत बड़ी बर्बरता छुपी हुई है। A lot of violence, lot of aggression, a lot of repression which is hidden behind this. तो ये जो महल हमें दिखते हैं बने हुए, बड़े बड़े चर्चेस दिखते हैं, ये कॉमन आदमी जो था वहाँ का, उसके खून पसीने पर पाँव रखकर, उसकी छाती पे पाँव रखकर बनाए गए हैं। तो इसलिए ये एक तरह से देखा जाए तो दे आर सिम्बल्स ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन। लेकिन अब उनका होना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे इतिहास का वो एक हिस्सा है। तो मैं ये भी नहीं मानता कि इन बिल्डिंगों को गिरा के उनकी जगह शायद और कोई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बना देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, चाहे अनप्लेजेंट हिस्सा सही, तो उन्हें मेंटेन करके रखना चाहिए। और उनको इसीलिए शायद आप उदाहरण बनाइए कि देखिए इसके पीछे की कहानी हम जानने में इंटरेस्ट रखें। अब जो सिलवासा की पुलिस पोस्ट है, जिसे हमने जिसमें एक प्रोमिनेंट लड़ाई हुई थी, जिसमें ये 22-29 लोगों ने 150, 200, 300 लोगों पर हमला किया था, वो पुलिस चौकी तोड़ दी गई है। वो तोड़ के उसकी जगह कलेक्ट्रेट की मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन गई है। तो वो एक लोगों का जो जुड़ाव उस इतिहास से था, वो इसलिए भी शायद ना हो कि मतलब वो सिंबल जो था उसका वो चला गया। अगर फर्ज करो चौकी होती तो गुजरने वाला कोई ना कोई तो पूछता कि ये बिल्डिंग क्या है, इसमें क्या हो रहा है, और फिर उसकी कहानी बाहर आती। तो जैसे जैसे हम अपने इतिहास को सैनिटाइज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम उससे टूटते जा रहे हैं। तो इन बिल्डिंगों का होना भी ज़रूरी है और इनसे सीख लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे जो वहाँ के ट्राइबल्स थे, आई थिंक जो पोर्तुगीज़ के रूल में सबसे ज़्यादा जिन्होंने सहा है, जिनकी बिल्कुल ज़िंदगी पे जो इम्पैक्ट हुआ है, वो ट्राइबल्स ही थे। बिल्कुल। उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, इसमें पोर्तुगीज़ का, सर, अगर आप एक इफ़ यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब अबाउट दैट, तो दैट वुड बी। देखिए, पोर्तुगीज़ जो थे, दे रैन वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेसिव रेजिम्स इन द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हमारे पास फ्रेंच भी रहे, अंग्रेज़ भी रहे, पोर्तुगीज़ भी रहे। मैं ये तो नहीं कहता कि उनमें से कोई भी समाज सेवा के या हमारा कल्याण और उत्थान करने के उद्देश्य से आए थे। वो तो यहाँ व्यापार करने आए थे, अपना पैसा बनाने आए थे। और हर राज्य ने, हर कॉलोनियल पावर ने साम दाम दंड भेद हर किसी का उपयोग करके अपने पैसे बनाए और भारत को गरीब करके छोड़ा। उसमें मैं नहीं कहता ऐसा कि वो बहुत अच्छे थे या कोई उनमें अच्छाई थी, लेकिन कई चीज़ें थी जिनके अंदर वो फिर भी इनकी तुलना, पोर्तुगीज़ों की तुलना में सज्जन लगते थे। जैसे आप जलियांवाला बाग लेते हैं, कितना बड़ा हादसा हुआ, कितना बर्बर था, कितनी भारत के लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी उस ब्रिगेडियर जनरल डायर के ऊपर केस तो चला, कहीं सुनवाई तो हुई, है ना, कुछ तो हुआ, उसको सेंटेंस भी किया गया, कुछ तो हुआ। लेकिन पोर्चुगीज़ के केस में ऐसी कोई रिडीमिंग फीचर भी नहीं थी, छोटी सी भी नहीं। जो 1% या 0.1% भी अंग्रेज़ों को जैसे या फ्रेंच को आप रिडीम कर सकते हो, वैसा 0.1% भी रिडीम होना पॉसिबल नहीं था। तो दादरा नगर हवेली के जो 72 गांव थे,
इसके अंदर 80% पॉपुलेशन जो थी वो ट्राइबल थी, वर्लीज थे, कोंकणास थे, और ये वो बेल्ट है जो महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट, गढ़चिरौली वगैरह जो है ना, उस इलाके से जुड़ा हुआ है। इट्स सिर्फ उधर ब्रिटिशों का राज था, वहाँ यहाँ पोर्चुगीज़ का राज था। इंटरनली वो बेल्ट सारा का सारा जंगल का एक ही था। तो यहाँ पर जो दमन चक्र था, ये सारा का सारा होता था वहाँ के ज़मींदारों के माध्यम से। बहुत बड़े बड़े ज़मींदार थे। ज़मींदार मतलब वहाँ उनमें राजपूत भी थे, पारसी भी थे, उसमें ईरानी भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, हर तरह के थे। लेकिन उनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वो ये था कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, हज़ारों एकड़ ज़मीन थी। एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन ये था कि वो पोर्चुगीज़ों के साथ जुड़े हुए थे, और तीसरा ये कि वो वर्लियों को इंसानी नहीं समझते थे। इसके कारण उनके घरों से उनकी औरतों को उठा कर लाना, उनके अगर कोई पोर्चुगीज़ वहाँ से कोई सोल्जर आया है मिलने पटेल से, या कोई अफसर आया है, तो गांव में भेज देना, उनके चिकन और उनके गोट्स उठा लाना, उनको काट के खिलाना विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, उनको अपने खेतों पे बेगार करवाना, बगैर पैसों के काम करवाना, 12-12, 14-14 घंटे की उनकी शिफ्ट करवानी। और इतना ही नहीं, तो अगर वो थोड़ा सा भी ब्रेक ले लें तबीयत ख़राब होने के कारण भी, तो उनको पेड़ से उल्टा लटका के और पीटा जाता था। और पीटा भी कैसे जाता था? हिप्पो लेदर बेल्ट से पीटा जाता था, जो जिसके आगे स्टड लगे रहते थे। और उनकी जो चोटियाँ थीं, ट्राइबल्स चोटी रखते थे, उनके पाँव के अंगूठे से बांधकर उनको ऐसे उकड़ू बिठा दिया जाता था धूप के अंदर कई कई घंटों तक, जब तक वो इंसान टूट ना जाए। सिर्फ इतना करने से नहीं रुकते थे वो लोग। इसके अलावा जिन सालों में, जैसे इन लोगों के पास क्या छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े होते थे, जिन पर वो थोड़ा सा मिलेट या कुछ इस तरह अपनी जो नांगली बोलते हैं वहाँ पे, वो चीज़ें उगाते थे, जैसे उनका घर का खाने का तो निकल जाता था खर्चा। अब जिस साल अकाल पड़ता था, क्योंकि जो इरिगेशन था या ऐसे साधन थे वो सारे सारे ज़मींदारों के कंट्रोल में थे, इनको तो बारिश पे भरोसा होता था। जब वो बारिश ना होती थी तो खाने को नहीं होता था, तो देयर वाज समथिंग अ सिस्टम कॉल्ड खावती। खावती का सिस्टम मतलब है कि मैं जाऊँगा ज़मींदार के पास, उससे बोलूँगा खाने को नहीं है तो आप मुझे एक बोरी ज़मीन दे, एक बोरी अनाज दे देगा, और कंडीशन ये है कि अगले क्रॉप में से मुझे 2.5 बोरी उसको वापस करनी है। अब इतना बड़ा बैच तो वैसे कोई नहीं दे सकता। अगर नहीं होगा तो एक साल में क्या करना है, उसकी ज़मीन अपने नाम लिखवा देनी है। इस तरह से धीरे धीरे उनको सबको लैंडलेस लेबरर बना दिया गया और अपने खेतों पे काम करवाने लगे उनसे। और इतना अन्याय, इतना अत्याचार शायद कहीं भी किसी इलाके में लोगों पर नहीं हुआ जितना पुर्तगालियों ने किया है। इन्होंने यही नहीं किया, गोवा में भी, दमन में भी, दीव में भी। ये पूरी आइडिया की क्रांति जो है वो सशस्त्र ही होनी चाहिए। वो जैसे सिन्हाजी जी के दिमाग में आई या पूना ग्रुप के दिमाग में आई, वो इसी से आई कि उनको लगा कि शायद सत्याग्रह के माध्यम से तो ये लोग मानने वाले ही नहीं है। मतलब एक छोटी सी कहानी है, प्रभाकर सिन्हारी जी जो एक तरह से मुखिया थे गोवा के ग्रुप के। मतलब मैंने ये बैकग्राउंड अभी तक हम लोग उजागर नहीं हो कर पाए कि इसमें, इस लिबरेशन में 3 ग्रुप्स इन्वॉल्व थे। एक था पूना का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित ग्रुप था, जिसमें 10-12 लड़के थे। कुछ लड़के ऐसे थे जो गोवा कांग्रेस से टूट के बने थे, और उन्होंने आज़ाद गोमांतक दल बनाया था। ये समझिए फ़र्क एग्जैक्टली वही था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में था, कि एक मेजर तबका जो है सत्याग्रह के माध्यम से आज़ादी हासिल करने के में दिलचस्पी रखता था, और एक तबका जो था कहता था कि बगैर हथियार उठाए इनका काम इनको नहीं निकालना होगा। वो सिन्हारी जी उसके नेता थे, और विश्वनाथ लवांदे जी उस आज़ाद गोमांतक दल के अध्यक्ष थे। इन लोगों को पर वहाँ पर केसेस थे, क्योंकि उन्होंने पैसे रेज करने के लिए वहाँ पर बैंक लूटे थे, ट्रेजरी लूटी थी, और इन पे ये वारंट था कि अगर इनको पकड़ लिया जाए तो वापस इनको पोर्चुगल भेज दिया जाए, या अंगोला या काला पानी कहीं भेज दिया जाए। तो ये लोग भाग के इंडिया आ गए थे। तो कुछ ये लड़के थे, तो 2 ग्रुप तो ये थे, और तीसरा ग्रुप वर्ली ट्राइबल्स का था, जिनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक गोदावरी बाई पारोलेकर थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। सर, जब एक तो आपने मेरे एक क्वेश्चन का आंसर वैसे ही दे दिया है कि जो प्रोमिनेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व थे इसमें, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वहाँ की आज़ादी के लिए, वो आपने बताया। पर ये एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि आपके हिसाब से, आपने इतनी रिसर्च करी है इस पूरी मूवमेंट के बारे में, वो एक मूवमेंट क्या था सर जहाँ पे अब लोगों को लगा कि नहीं, अब हमें ये अपने हाथ में ले लेना चाहिए करने के लिए अब समय आ चुका। वो मोमेंट ऐसा था कि उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एक इतिहास दिखा है तो इतिहास में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, केवल इस उद्देश्य से कि भाई अब हम उनको फेवरेबली नहीं दिखते, हमें हर चीज़ के साथ न्याय करना चाहिए। ये सोच के मैंने पूरी चीज़ को बैलेंस करके किताब लिखी है, पूरा मापदंड इसके चारों तरफ से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है, पोर्चुगल जो था, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पोर्चुगल इज़ अ मल्टी कॉन्टिनेंट मल्टी लोकेशन कंट्री। इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि भारत में भी जहाँ पोर्चुगीज़ लोग हैं, वो पोर्चुगल का एक राज्य, एक अधिपत्य नहीं है उस पर, वो कॉलोनी नहीं है, बल्कि वो पोर्चुगल ही है। मतलब गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली पोर्चुगल का एक डिस्ट्रिक्ट है, पोर्चुगल की कॉलोनी नहीं है। तो पोर्चुगल जो है, पुर्तगाल, मैं
इसमें हमेशा पोर्चुगल कहूँ या पुर्तगाल कहूँ, इसमें हमेशा कहीं ना कहीं वो हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है। दोनों में ऑल्टरनेटिवली इनका इस्तेमाल करता रहूँगा। तो पुर्तगाल ने अपने संसद में जब ये रेजोल्यूशन पास किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुर्तगाल ही है, और पुर्तगाल उस समय नेटो का सदस्य था। और नेटो के सदस्य के बीच में जो मुख्य संधि थी वो ये थी कि अपने देशों में से किसी एक पर भी कोई हमला करेगा तो सारे देश उसके बदले में उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो उस समय नेहरू जी ने संसद में रहते हुए या वैसे अपने राजनीतिक विचारधारा से ये सोचा कि इस समय भारत जो है अभी आज़ाद हुआ है और नेटो के साथ किसी प्रकार की युद्ध की परिस्थिति को झेलने में अभी सक्षम नहीं है। इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, कुछ ऐसा कहा कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिबरेटिंग द एरियाज अंडर पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन लाइज विद द पीपल लिविंग इन दैट टेरिटरी एंड इंडियन गवर्नमेंट और द इंडियन पीपल विल हैव नथिंग टू डू विद इट। इसका मतलब एक तरह से उन्होंने हाथ धो दिए उस परिस्थिति में कि भाई हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, जो करना है तुम खुद करो। अब ये एक वो क्षण था जब ये कहा गया, जब इन सब लोगों को लगा कि सरकार अब इसमें कुछ नहीं करने वाली, और ये सब इस बात को मानते थे कि जब तक भारत का एक भी नागरिक परतंत्र में है तब तक हम भारत को स्वतंत्रता मिल गई ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए इनका कहना था कि 15 अगस्त को अगर हम हर बार स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं उसका हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमारे कई नागरिक जो है वो पुर्तगाली लोगों के आधिपत्य में है। इसीलिए उन्होंने इस दिन सोचा कि अगर भारत सरकार इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाएगी तो हम इसे करेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात लगती है कि हम इसे करेंगे, लेकिन हम है कौन? पूना में जो लड़के इकट्ठे हुए थे वो हम का मतलब है वो सारे 18 से 23-24 साल के बीच के लड़के थे, या तो बिल्कुल ही फाइनेंशियली निम्न वर्ग से थे या मध्यम वर्ग से थे। कोई पढ़ रहा था, कोई छोटी मोटी कोई नौकरी कर रहा था, उसमें कोई भी ऐसा सक्षम और सुदृढ़ नहीं था कि अपने हिसाब से कहे कि भाई कहीं के ज़मींदार के बेटे हो, कि कहे हमारे पिताजी देंगे पैसे बंदूकों पिस्तौलों के लिए, हम लड़ेंगे जाके। ये सारे साधारण घरों के थे। और जब इन्होंने ये कसम खाई उस समय इनके पास कोई साधन नहीं था, उनके बावजूद उन्होंने कहा ये तो काम करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है इसकी बात दूसरी बार में करेंगे, पहला महत्वपूर्ण चीज़ हमको ये करके दिखाना है। और फिर इनका संपर्क एस्टैब्लिश हुआ। जो गोवा से लोग भाग के आए थे आज़ाद गोमांतक दल के, जिन पे केसेस थे, जिसमें सिनारी जी थे, लवांदे जी थे और प्रभाकर वैद्य थे, कई लोग थे। और तो ये लोग बेलगांव में इनका अपना आज़ाद गोमांतक दल का ऑफिस हुआ करता था, जहाँ से वो प्लान करते थे। इनकी आपस में संधि हुई और ये आज़ाद गोमांतक दल के झंडे के नीचे ही ये लोग सारे लड़े और इन्होंने लड़ाई की। पर टर्निंग पॉइंट जो था वो ये वाला था, नेहरू जी के स्टेटमेंट वाला। जब सर ये मूवमेंट जो है अब ये डिसाइड हुआ कि अब हमें ही कुछ करना है, तो आपने जो शब्द प्रयोग किया इसके लिए साधन, जब हम साधन की बात करते हैं और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में साधन ट्रांसलेट्स इनटू आर्म्स यानी कि वेपन्स, बिल्कुल यहाँ पे जो है इतिहास के तार जुड़ जाते हैं एक और राज्य से जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम हैदराबाद की बात करते हैं और हैदराबाद का जो हमारे भारत में विलय था जो उसकी बात करते हैं, तो उसकी अपनी एक कहानी है। पर कैसे दादरा नागर हवेली की कहानी हैदराबाद से जुड़ती है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में लिखा है। इसे ट्रेस करने के लिए भी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि इस कहानी के पीछे की कहानी भी उतनी इंटरेस्टिंग है। इसमें बाबा साहेब पुरंदरे थे एक इन्वॉल्व। जो बाबा साहेब पुरंदरे भारत में महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं। शिवाजी और संभाजी वगैरह इस काल के इतिहास के बारे में वो नंबर 1 के माने जाते हैं लेखक। उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, बहुत पैशनेट है इसके बारे में। तो मेरे परिवार से संबंधित है, मैं उनके पास गया था, वो इसका हिस्सा थे। उनको मैंने पूछा था कि आप क्या किया, आपने क्या नहीं किया। तब उस टाइम बताते बताते मुझे बोले कि हमने जो हथियार है वहाँ से हैदराबाद से लाए थे और एक पेड़ में छुपाए हुए थे। तो मैंने उनको बोला पेड़ में हथियार कैसे छुपे? तो हंस पड़े, बोले अगर मैं तुझे सारा आज बता दूंगा तो तू दोबारा नहीं आएगा, तो अभी तो रहने दे, अगली बार आएगा तो बताऊंगा, तेरे लिए कुछ तो छोड़ू जिससे तू जल्दी से वापस आए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस दौरान वो चल बसे। उस समय वो 99 साल के थे और वो 100 साल के होते होते वो ही पास्ट अवे। तो मुझे वो नहीं पता चल पड़ा। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि गोलकोंडा फोर्ट है, उसके अगल बगल में कोई एक मोहम्मद वहाब रहते हैं उस गांव में, और मोहम्मद वहाब ने एक पेड़ में से निकाल के इनको हथियार दिए थे। अब इसको चेज़ करता हुआ मैं गोलकोंडा फोर्ट पहुंच गया और गोलकोंडा फोर्ट जाके मैंने मोहम्मद वहाब ढूंढने शुरू किए। तो इत्तेफाक ऐसा था कि जिनसे दूसरे या तीसरे सज्जन जिनसे मैंने पता पूछा उनका, तो वो उनके साहबजादे निकले और वो मुझे लेके गए हथियार दिखाने के लिए कि हथियार। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता कि अब्बा तो चले गए, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से हथियार दिए होंगे, लेकिन अगर पेड़ का उल्लेख है तो यहाँ एक ही ऐसा पेड़ है जिसमें वो हथियार छुप सकते थे, आप मेरे साथ चलिए। तो मैं उनके साथ गया। गोलकोंडा फोर्ट के साथ से नए किले के बगल से जाते हुए पीछे एक बाओबाब का पेड़ था। बाओबाब का पेड़ एक कितना अफ्रीकन पेड़ है जो 800 साल पुराना था, जिसका तना जो है कुछ वो पूरा पेरीमीटर जो उसका 25 मीटर का था।
तो इतना बड़ा तना था उसका। और उसमें जब आप पहली एक सीढ़ी लगा के पहले उसके लेवल पे पहुंचते थे तो उसके सेंटर में 10 फुट बाय 10 फुट के जो कमरे बने हुए थे, जो ऐसे खोद के निकाले थे, उस पर वो हथियार स्टैक्ड थे। अब सवाल है कि उनमें हथियार आए कहाँ से, या हैदराबाद ही क्यों चुना गया? क्योंकि हैदराबाद जब आज़ाद हो रहा था तो हैदराबाद की फ़ौज के पास हथियार नहीं थे, क्योंकि हैदराबाद की फ़ौज गई थी वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने इनके जो आधुनिक हथियार जो निज़ाम ने उनको दिलवाए थे वो अपने पास रख लिए थे, और ये कहा था कि भारत आप चले जाइए, वहाँ आपको नए हथियार मिल जाएंगे। लेकिन जब तक वो भारत आए तब तक भारत आज़ाद हो गया, सब कुछ वो हुआ, उन्होंने हथियार दिए नहीं। और भारत की सेना ने चारों तरफ से हैदराबाद को घेर के एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया था कि अंदर बाहर कुछ नहीं जा सकता था, कुछ नहीं आ सकता था। तो उनके पास हथियारों का कोई साधन नहीं था। दूसरे, वहाँ पर एक पैरामिलिट्री फोर्स कह सकते हैं, अगर कहें तो आप अर्धसैनिक बल कह सकते हैं। अर्धसैनिक बल भी नहीं था वो एक्चुअली, जिन्हें कहते थे रज़ाकार। एक कासिम रिजवी उनके फील्ड मार्शल अपने आप को कहा करते थे। तो उन्होंने 2 लाख मुस्लिम युवकों को मोबिलाइज़ किया था, ये कह के कि इस्लाम खतरे में है और इस समय हमको निज़ाम की मदद करनी है। और वो कहा करते थे कि मैं चाहे तो 5 लाख लोगों को सड़क पर खड़ा कर दूंगा, सिर्फ आप इन्हें हथियार दे दीजिए। अगर आप हथियार देंगे तो भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस समय उनका बहुत जोर चलता था निज़ाम साहब की सोच पर। तो निज़ाम ने एक बिशप सिडनी कॉटन करके एक ब्रिटिश एडवेंचरर थे, उनसे उनका संपर्क हुआ और उन्होंने उनको ये ऑफ़र दिया कि मैं अगर स्विट्ज़रलैंड से हथियार खरीद लूँ अलग अलग जगहों से और उसको कराची तक ले आऊँ, तो क्या भारत के ऊपर से उड़ के, क्योंकि हैदराबाद तो लैंडलॉक्ड है ना, भारत के ऊपर से उड़ के वो हथियार हमें पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने माना और उन्होंने वो हथियार रातों रात हवाई जहाज़ में से स्मगल करके कोई 17 या 18 सॉर्टीज़ कितनी की, उतने में उन्होंने हथियार ला के वहाँ दे दिए, जो हथियार अत्याधुनिक हथियार थे। और वो हैदराबाद आर्मी को भी दिए गए, जो कि बहुत थोड़ी थी, 16-18 हज़ार लोग थे केवल उसके अंदर, रिजर्विस्ट मिला के शायद 30-40 रहे होंगे। और ये जो 2 लाख रज़ाकार थे, इनमें से बहुत सारों को दिए गए। अब भारत की आर्मी ने जब उन पर हमला किया, जनरल चौधरी उसके नेता थे, जो बाद में चीफ ऑफ स्टाफ भी बने। तो आफ्टर ऑल सैनिक तो सैनिक है, और एक लड़का अगर बच्चा है उसको आप यूनिफॉर्म पकड़ा के बंदूक पकड़ा देंगे तो सैनिक थोड़ी हो जाएगा वो। तो इसके कारण जैसे ही फौज अंदर घुसी, उसको भाग गए और भाग के वो अपने अपने गांव में चले गए, हथियारों समेत भागे। कईयों को भारत सरकार ने पकड़ लिया, फौज ने उनके हथियार ले लिए, कई लोग हथियारों समेत भाग गए और उन्होंने अपने गांव में कई जगह छुपा दिए। और उसके कारण हैदराबाद में एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट था उस समय इलीगल आर्म्स एंड एमुनिशन का। तो इन लोगों को ये पता था और तार ऐसे जुड़े कि इस क्रांति में इस्तेमाल करने के लिए जो पैसे इन्होंने रेज किए थे सीमित, जिसकी अलग एक कहानी है, उन पैसों से सबसे पहले उन्होंने हैदराबाद से जाके पिस्तौलें बंदूकें खरीदी, जिसमें 5 राइफल्स, 3 पिस्टल्स और एक सब मशीन गन थी। जो सब मशीन गन फाइनली चली नहीं और सिर्फ 5 राइफल और 3 पिस्टल के आधार पर इन्होंने 375 पूरी तरह सशस्त्र पोर्तुगीज सेनानियों पे हमला किया और उनको भगाया। जब इस स्ट्रगल को आपने कवर किया है बुक में, आपने इनको हर डायमेंशन से, हर एंगल से आपने चीज़ों के बारे में लिखा है, चीज़ों के बारे में बताया है। आपके हिसाब से जो ये दल इन्वॉल्व थे आज़ादी की लड़ाई में, इनके लिए जो सबसे बड़ी अड़चन थी, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो आपके हिसाब से सर क्या रहा होगा? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज उनको जो शुरू में फेस करना पड़ा वो ये था कि भारत की सशस्त्र पुलिस ने, आर्म्ड पुलिस ने, महाराष्ट्र स्टेट की, उस समय महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट हुआ करता था, द्विभाषिक स्टेट बोला करते थे, गुजराती और मराठी। इसके मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो नेहरू जी के इस पॉलिसी के कारण कि हमारे में से कोई भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भाग नहीं लेगा, उन्होंने अपनी स्पेशल रिजर्व पुलिस की जो टुकड़ियाँ थी वो दादरा नगर हवेली के चारों तरफ खड़ी कर दी थी, जो किसी तरीके से भी अंदर किसी को जाने नहीं देते थे, बाहर किसी को आने नहीं देते थे, बगैर डॉक्यूमेंट्स को देखे हुए। सिर्फ व्यापारी वगैरह यही लोग आ जा सकते थे। तो सबसे बड़ा पहला चैलेंज था अंदर घुसने का। पहला चैलेंज था पैसे, पैसे के बाद चैलेंज था शस्त्र, और एक बार जब पैसे और शस्त्र दोनों आ गए, ट्रेनिंग भी हो गई, इंटेलिजेंस भी गैदर हो गई, ये बहुत अलग अलग लेयर की कहानी है, और लोकल नेटवर्क भी सेट हो गया। सब कुछ होने के बाद हमला करना है कल, तो चैलेंज क्या होगा कि हम जा ही नहीं सकते अंदर। तो वो चैलेंज ऐसा हटा कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने गोवन यूनाइटेड गोवंस करके एक पार्टी बनाई, और गोदावरी बाई परोलेकर के साथ मिलकर और वर्ली ट्राइबल्स के साथ मिलकर भी, लेकिन पहले यूनाइटेड गोवंस ने दादरा के 2 गांव जो है हमला करके आज़ाद करा दिए। और इनके आज़ाद कराने के बाद ये सब लोग जाकर मिल गए गोदावरी परोलेकर जी के साथ और वर्ली ट्राइबल्स के साथ, और इन्होंने एक तरफ से प्लान बनाया कि हम अंदर जाएंगे और सिलवासा पे हमला करके इसको ले लेंगे। अब जो मोरारजी भाई थे, उनको कम्युनिस्टों से बिल्कुल उनकी ऐसे 36 का आंकड़ा था उनका कि कम्युनिस्ट पार्टी को तो किसी तरह से कोई अंदर हमने किसी तरह से घुसने नहीं देना, और एक तरह से वाजिब भी था, क्योंकि जो हैदराबाद में लड़ाई हुई थी
उसमें रजाकार भी इन्वॉल्व थे, हैदराबाद आर्मी भी इन्वॉल्व थी, और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व थे जो तेलंगाना के जंगलों में उस समय रहा करते थे, जो आज भी नक्सल हॉटबेड के नाम से जाना जाता है। और वो लोग जो है वो निज़ाम के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन जब भारत सरकार की सेनाएं आई तो उन्होंने निज़ाम की तरफ से आर्म्स उठाए और आर्म्स लेके वो भी जंगलों में भाग गए। और बाद में बहुत सालों तक भारत सरकार को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उस एरिया पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए। तो मोरारजी भाई को ये डर था कि अगर ये लोग इसी तरह दादरा नगर हवेली में कर देते हैं तो इनको वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर इन्होंने किसी तरह से अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में वो एक इस तरह का देश एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए उन्होंने फिर इन लोगों को बुलाया और कहा कि अब हम आपको अंदर घुसने देंगे, लेकिन एक बार जब आप अंदर घुस जाओगे, अगर आप मर भी गए, आप अपने आप में हो, हम आपकी लाश लेने भी नहीं आएंगे। आप मर गए तो आपको वहीं पड़े रहना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, ये रिस्क आपको लेना है तो लीजिए। तो वो जो अड़चन थी वो हटी और ये लोग जाने लायक बने। पर अगर आप प्राइमरी चैलेंज देखते हैं तो पहला चैलेंज जिस दिन सोचा कि क्या करना चाहिए, उस दिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि हथियार खरीदने हैं, लॉजिस्टिक्स भी है, लोगों को ले जाना है, वहाँ रखना है, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। दैट वाज द बेसिक चैलेंज। और बड़ा यूनिक तरीके से उन्होंने सॉल्व किया, जिसके बारे में भी अलग से कहानी है, मैं बता सकता हूँ आप कहें तो। इतनी जो कहानियाँ हैं, जो मेरे को इसमें सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ लगी है सर, वो ये है कि कैसे जो इसके मुख्य किरदार हैं एक तरीके से जो पूरे स्ट्रगल के, ये लोग 18 से लेके 30 या आई थिंक 27-28 साल के मैक्सिमम, 28 साल की उम्र तक की इनकी उस समय पे रही होगी। और जिस तरीके से इन्होंने एक संगठन किया, जो संगठित अप्रोच थी जो एक इन्होंने अपनाई, वो इट्स अनहर्ड ऑफ। मतलब ये आप जनरली इतनी वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट, इतनी तरीके से रिसोर्सेज मैनेज करना, और जब आप खासकर ये ब्लॉकेड की बात बता रहे हैं तो आप जियोपॉलिटिकल एंगल से भी आप देखें तो भी वो मुश्किल था, आपके लॉजिस्टिक्स मुश्किल हैं, एंड देन यू हैव अ फोर्स जो मोस्ट प्रॉब्ली आपसे वेल ट्रेन्ड है, एंड आप आउटनंबर्ड भी हैं। बिल्कुल, आपके पास हथियार भी उतने नहीं है, उनके पास 10 गुना हथियार हैं आपसे। एक आप शायद मेंशन कर रहे थे, हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि कैसे पटाखों से एक तरीके से वो वाली कहानी अगर आप बताएं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये लोग एक्चुअली इन्होंने हमले जो करने शुरू किए तो शुरू में ये 12, 14, 16, 18, 20 इसी रेंज में लोग लड़के थे, अलग अलग ग्रुप्स में थे, 1-2 ग्रुप्स में थे। तो लवाचा नाम से एक भारत में जगह है, वहाँ से इन्होंने शुरू किया था अभियान। तो वहाँ से वो घुसे थे एक नरोली नाम से पुलिस स्टेशन पे। तो शुरू में क्या किया था, इनके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस थी। इन्होंने अलग अलग भेष बदल के, कोई भिखारी बन के गया, कोई टूरिस्ट बन के गया, कोई चूड़ी बेचने वाला बन के गया, कोई अगरबत्ती बेचने वाला बन के गया। ऐसा करके उन्होंने उस पूरे इलाके के नक्शे बना लिए थे। इनको पता था कि कौन सा ऐसा थाना है जिसमें पुलिस वाले कम हैं और हम उन पर हमला कर सकते हैं, और कहाँ से हम अगर तारे काट दें तो कम्युनिकेशन इनका सिलवासा से टूट जाएगा और वहाँ से कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आ पाएगी। यहाँ कौन सा थाना नदी के इस तरफ है, नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो उधर से रीइंफोर्समेंट नहीं आएगी, या कौन सा थाना ऐसा है कि जहाँ पे एक केवल पुल है जो कनेक्ट करता है उनसे मेन रोड से, उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो पीछे से सैनिक आएंगे तो हम लड़ाई कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने पहले नरौली थाने पे हमला किया। वहाँ से 6-7 पुलिस वाले थे, उनको इन्होंने उनसे सरेंडर लिखवाया, उसको आज़ादी डिक्लेयर की, क्योंकि ये तो तादाद में ज़्यादा थे। मतलब आफ्टरऑल इनके पास 10-12 लोग थे और 8 वेपन्स थे, उनके बराबर थे आप समझिए। तो इन्होंने पूरी तरह से हमला किया, चौकी के दरवाजे खिड़कियां तोड़े, फायर करते हुए अंदर घुसे, उनको पकड़ा, और उसके बाद पिपरिया थाना लिया। बीच में भी छोटे मोटे थानों को लिबरेट करते हुए वहाँ पहुँचे। जब ये लोग सिलवासा पहुँचे तो सिलवासा के पास एक पिपरिया थाना है जहाँ पे एक पिपरिया ब्रिज है, उस ब्रिज से सिलवासा का मेन रोड कनेक्ट होता है। तो वहाँ तक जब वो आ गए तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि सिलवासा में तो 250-300 सैनिक पूरे हैं, तो हम तो मैक्सिमम अगर सारे गुट मिल जाते हैं तो 25, 26, 27 से ज़्यादा नहीं है, तो हम हमला कर सीधे सामने उनको नहीं हरा सकते। अच्छा, ये किस लिए भी हुआ? इसलिए भी हुआ कि जब ये अलग अलग थाने लेते गए तो अलग अलग थानों से खबरें आती कि थाना चला गया। तो यहाँ जो पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेटर था कैप्टन फिदाल्दो, उसको ये लगा कि कोई बहुत बड़ी फौज मेरे पे हमला करने आ रही है। तो उसने ये सोचा कि अलग अलग जगह में 8-8, 10-10 सैनिक छोड़ूं, इससे अच्छा सबको सेंट्रल जगह बुला लेता हूँ, यहीं हम अपना स्टैंड लेंगे और यहीं उस फौज को हम हराएंगे। इसलिए उसने आसपास के थानों से बाद में सारे सोल्जर्स अपने सिलवासा थाना में बुला लिए, सिलवासा की पुलिस पोस्ट पे बुला लिया, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में। और वहाँ चारों तरफ से सामने की तरफ जो खुला तरीका था, पीछे तो 14 फुट की ऊंची दीवार थी और उस पर बाउंड वायर लगी थी, एक बहुत बड़ा गेट था, और सामने की तरफ जो है उसने 16 फुट के रेत के बोरियों का एक टीला सा बना दिया, और उसके बीच में छोटी छोटी जगहें छोड़ी जिनमें से पिस्तौलें बाहर निकली थी, इनके राइफल बाहर निकली थी। तो इन लोगों, उन सैनिकों में से 2 सैनिक इनसे मिले हुए थे,
क्योंकि उन सैनिकों के चाचा जी जो थे वो इनकी तरफ से लड़ रहे थे, तो कनेक्टेड थे अंदर से, तो वो इनको खबर देते रहते। तो उन्होंने खबर दी कि यहाँ अब 250 सैनिक आ गए हैं और आप अगर आओगे तो सामने की तरफ से मत आना, क्योंकि आपको भून डालेंगे। आफ्टर ऑल 25-27 लोगों को भूनने के लिए 300 लोगों को कितना टाइम चाहिए? विद इन सेकेंड्स दे वुड हैव डाइड। तो इन्होंने सोचा अब हम क्या करें जिससे हमें कोई एडवांटेज किसी प्रकार का मिले। तो जो उनमें जो राजाभाऊ वाकणकर थे, जो पूना के दल के प्रमुख थे, एक तरह से देखा जाए तो जो इंस्पिरेशन थे वहाँ के, राजाभाऊ पूना वापस गए और पूना जाकर उन्होंने संघ की शाखाओं में, अखाड़ों में, जहाँ जहाँ नवयुवक मंडलों में और कॉलेजेस के हॉस्टलों में जाके रातों रात ये सबसे कहा कि भाई देश का बहुत बड़ा काम है, उस काम के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है, जान भी आपकी जा सकती है, आप खबर भी घर में नहीं दोगे कि आप कहीं जा रहे हो और अभी चलना है, चलोगे क्या? इस बात पे उनकी आवाज़ पे 100 से ज़्यादा लोग खड़े हो गए और उन 100 लोगों को रातों रात उन्होंने ट्रेन से और फिर बाद में पुलिस जीप से पुलिस की मदद से बॉर्डर तक पहुंचा दिया और वो लवाचा के पास आके इकट्ठे हो गए। अब आपके पास 100 लोग तो हो गए, लेकिन ये करेंगे क्या? उनमें से किसी को हथियार चलाना नहीं आता, जीवन में लाठी के अलावा उसमें से किसी ने कुछ उठाया नहीं है, तो अब ये क्या करेंगे? तो इसलिए उनको 4 गुटों में बांट दिया गया और सिलवासा पुलिस थाने के चारों तरफ 4 गुट खड़े हो गए, 25-25, 30-30 लोगों के, और हर एक के साथ नेतृत्व के लिए इनमें से एक जना आ गया पिस्टल लेके, और उन लोगों को दे दिए गए दिवाली के पटाखे और दे दिए गए कनस्तर, और उनको कहा गया कि जब भी ये हवा में फायर करें तुम्हारा नेता, तुमने केवल पटाखे लेने और कनस्तर में डालने हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, और ढुम 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 की आवाज़ें करनी है, और जब वो आवाज़ें आएंगी तो साथ में शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद नारे लगाने, शोर मचाना, केवल तुमने कुछ नहीं करना, इतना तुम जंगल में छुप के करो, तुम्हें बाहर निकल के नहीं आना। तो इन लोगों का इस तरह इस्तेमाल किया, और जब ये सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग ये इस तरह की बमबारी शुरू हो गई तो कैप्टन घबरा गया, क्योंकि उसको लगा कि चारों तरफ से इतनी बड़ी फौज आ रही है जिसके पास इतना असला है कि वो हवा में फायर करते जा रहे हैं रात भर, तो इसका मतलब कितनी स्ट्रांग फौज आ रही होगी। उसने सोचा मोस्ट प्रॉब्ली हिंदुस्तानी फौज आ गई। इसमें जो इंस्पेक्टर जनरल थे, डीआईजी थे नगरवाला सीआरपी के, उनका भी रोल रहा, क्योंकि उन्होंने एक नोट लिख के भेज दिया मैं आ रहा हूं लेने के लिए और जल्दी से जल्दी सरेंडर करो, नहीं तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। ये उन्होंने नगरवाला जी ने नोट भेज दिया, तो उनको लगा नगरवाला ने जो धमकी दी थी वो सच में सच्ची हो गई है। तो वो अपने में से 175 सोल्जर्स लेके चौकी उसने छोड़ दी और चौकी के पीछे नदी थे, नदी के पीछे जाके खड़ा हो गया, और ये इस तरह की ये आर्टिफिशियल बमबारी सामने से चलती रही। तो जबकि सबका अटेंशन या तो भागने पे था या सामने की तरफ था, तो इनमें जो 10-12 थे जिनको राइफल पिस्टल चलानी आती थी, वो एक फायर एस्केप थी साइड में, उसके सहारे छत पे चढ़े। छत से जो ये 75 बैठे थे अंदर, उनके पीछे की तरफ पहली मंजिल पे छलांग लगाई। वहां नॉमिनल सैनिक थे, क्योंकि कोई पीछे से हमला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उनका एक को बायनेट मारा, एक का हाथ काटा, एक को गोली मारी, और उनको सबको सरेंडर करवाया, 9-10 जनों को, और पीछे से उन 75 पे हमला किया। तो पीछे से हमला हुआ, उसके कारण वो लोग डर गए, क्योंकि पहले डरे बैठे थे। एक तो उनका लीडर ही चला गया वहां से, नेता उनका वापस चला गया, ये डरे बैठे थे। तो इन्होंने पीछे से हमला किया, और जब पीछे से हमला किया उसी दौरान जो बड़ा गेट था उस चौकी का वो खोल दिया, और ये जो निहत्ते थे ये सारे शोर मचाते हुए चौकी में आ गए। तो वो लोग तो बिल्कुल ही डर गए। उन्होंने कहा तो 100-150 की फौज बंदूकें लेके हमारे पर आ गई है। तो उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें डाल दी और सरेंडर कर दिया। इस तरह वो सिलवासा जो कैपिटल है वो इनका सरेंडर हुआ। तो इसमें पटाखे चलाने का बहुत बड़ा रोल रहा। सर, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, चौकियाँ ली जा रही थी, तो इन सब में जो कैप्टन हैं उनका एक काफ़ी प्रोमिनेंट रोल रहा है पूरे उसमें। बट फाइनली जब ये चौकी ली गई तो उस मोमेंट पे कैप्टन साहब ने क्या किया? अच्छा, कैप्टन फिदाल्दो जो थे वो 3 पुर्तगाली, वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे और वो रिपोर्ट करते थे दमन के गवर्नर को, और उनके साथ उनका चीफ ऑफ पुलिस था लेफ्टिनेंट फर्तार्दो, और एक पेडाडो करके उनके जज हुआ करते थे। वहाँ ये 3 लोग पोर्चुगीज थे, बाकी सारे लोकल सोल्जर्स रिक्रूटेड थे इनके। तो मैंने आपको बताया था कि सिलवासा पर जब ये पटाखे चलने लगे और उनको लगा कि बहुत सारी फौज आ रही है, तो जाके नदी के परली साइड खड़े हो गए थे देखने के लिए कि क्या होता है, और फिर अपना रिस्पांस सोचें कि मैंने क्या इसके प्रतिक्रिया देनी है। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ फौज वौज तो कोई है ही नहीं, तो 10-12 लड़के पीछे से गए और शोर मचाते हुए डंडे पकड़ के आ गए और चिल्ला रहे हैं। उसने कहा ये तो बहुत आसान है, मैं कल सवेरे नदी पार करूँगा और जाके इनका सबका खात्मा करके सिलवासा वापस ले लूँगा। ये सोच के वो वहाँ खड़े हुए। अब ये जो 12-14 थे जो इनका कोर ग्रुप था, उस समय 20 के करीब लोग थे, तो इन्होंने ये सोच लिया कि हमने इतनी मुश्किल से इनको यहाँ से भगाया है, उसको नदी तो पार करनी देनी नहीं, तो हम लड़ेंगे चाहे मरी जाए उसमें। और वो पक्का था कि मरना है, क्योंकि वो 250 थे और आज सामने सामने की लड़ाई थी। तो ये नदी के इस तरह पोजीशन लेके खड़े हो गए और वो नदी के उस तरह पोजीशन लेके खड़े थे। उस दिन बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई और बारिश में ही ये लोग 2 दिन तक खड़े रहे। लेकिन बारिश होने के कारण अगले दिन जब 1 दिन 2 दिन बीत गए तो हमला नहीं हुआ वहाँ से, क्योंकि नदी में आ गया फ्लैश फ्लड। वहाँ की नदियाँ एकदम ऐसे उफान में आ जाती हैं, नदी उफान में आ गई, तो कैप्टन पार नहीं कर पाया।
तो चूंकि कैप्टन फिदाल्दो जो था वो पार नहीं कर पाया, उसने सोचा कि मेरे को स्टैंड कहीं और लेना पड़ेगा, तो वहाँ से वो पीछे हटा और पीछे जाके खानवेल करके एक जगह है बिल्कुल ट्राइबल एरिया के से लग के, वहाँ उसने स्टैंड लिया। और वहाँ लेने का कारण ये था कि एक तो वहाँ पे पास में एक डिस्टिलरी थी जहाँ से उसको भरपूर शराब भी मिली, पानी भी मिला, खाने को भी मिला, क्योंकि वो पुर्तगालियों से कोलैबोरेट करते थे वो लोग, जो डिस्टिलरी के केनी करके मालिक थे, तो वो सब कुछ मिला। और वो जो चौकी थी खानवेल की, वो एक पहाड़ी पे थी, तो उसे पता था कि मैं अगर ऊपर से मारूंगा तो इनको तो गोलियां लग जाएंगी, एक एक करके चुन चुन के इनको मार दूंगा, और ये नीचे से कितने भी गोली चलाए मुझे नहीं लग पाएंगी। तो उसने वहां स्टैंड लिया और ये लोग नदी के इस पार रुके रहे जब तक वो पूरा नदी का उफान कम ना हो गया। और थोड़ा जब कम हुआ तो इनमें से सिलेक्टेड 18-20 लोग, क्योंकि उन 100 को ले जाने का पॉइंट नहीं था, क्योंकि उनका जो एक सरप्राइज एलिमेंट था वो तो खत्म हो चुका था सारा का सारा। तो इनमें से जो हथियार चलाने जानते थे, इन्होंने पीछा किया और पीछा करके ये खानवेल पहुंचे और खानवेल की चौकी को इन्होंने चारों तरफ से सराउंड किया और उस पर फायर करना शुरू किया। जब फायर करना शुरू किया तो वहाँ तो 150-200 थे, वो फायर करते थे तो इनको गोली लगती थी, ये फायर करते थे, गोली लगती नहीं थी। तो जब ये एक रात चला, दूसरी रात चला, तो इन्होंने सोचा कि इससे तो हमारी एम्यूनेशन सारी खत्म हो जाएगी, और जैसे ही खत्म होगी एम्यूनेशन, हमारी फायरिंग रुकी नहीं, तो ये सारे निकल के बाहर आएंगे और एक एक करके चुन के हमारे सिर में गोली मार देंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट डिफीट हो जाएगा, हार जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए इन्होंने गाँव के वर्ली ट्राइबल से मदद मांगी। अब ये ट्राइबल मैंने आपको पहले बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, गोदावरी बाई के साथ मिले थे, तो उन्होंने ऐसे एक तरफ से गोदावरी बाई और यूनाइटेड गोवंस के साथ मिलके 32 गांव आज़ाद करा दिए थे। पर वो सारे गांव ऐसे थे जो यहाँ पे तो पुलिस वाला नहीं था, या एक पुलिस वाले की चौकी थी, या 4 गांव पे 2 पुलिस वाले थे। इस तरह के छोटे गांव इन्होंने आज़ाद कराए थे। लेकिन एक जगह जब ये फिदाल्दो पीछे हट के खानवेल जा रहा था तो इनके आपस में टकराव हुआ। नदी के एक तरफ वो थे और एक तरफ ये, तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई। तो फिदाल्दो चूंकि बिल्कुल भी, इसको तो आदत था कि वर्लियों को तो इंसान समझेंगे ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं डरी इसकी फौज, और वहाँ मशीन गन लेके इन्होंने फायर किया, और इतना फायर किया कि वहाँ कई लोग हताहत हुए तो वो ट्राइबल सारे के सारे भाग गए। इवन कम्युनिस्ट पार्टी की जो लीडरशिप थी वो जाके एक गांव में छुप गई, और ये सारे के सारे डिसबैंड हो गए। तो अब इन लोगों ने उनको टैप किया, और रातों रात ये इनके एक नाना काजरेकर करके थे, जो बाद में चीफ ऑफ पुलिस हुए दादरा नगर हवेली के, उन्होंने वहाँ पे जेत्रुबेन घूम से कॉन्टैक्ट किया। जेत्रुबेन घूम जो है एक बहुत दबंगी पर्सनैलिटी थी वहाँ, एक तरह से आप ट्राइबल रानी कह लीजिए उसको, या ट्राइबल चीफ कह लीजिए उसको। वो घोड़े पे चलती थी उन ज़माने में, और इसका इतना दम था कि पुर्तगाली अफसर भी उसके सामने कांपते थे, अकेली का दम, पर्सनल उसमें इतनी पावर थी। तो उसके साथ घोड़े पे बैठ के नाना काजरेकर गांव-गांव गए जंगल में, और जंगल में जाके हर जगह जेत्रुबेन ने ये बताया कि ये आखिरी मौका है, अब इनका साथ दिया तो पुर्तगाली बाहर, और नहीं दिया तो जिंदगी भर हमारी छाती पे, तो निकल के आओ। तो जो घबरा गए थे ट्राइबल्स, उनका मोराल जो मनोबल फिर ऊंचा हुआ, और उनमें से लोग, कोई कट्टा लेके आया, कोई तीर कमान लेके आया, ऐसे करके कई 100, 150, 200 ट्राइबल वहाँ से निकल के आए, और सब लोग इनको आके मिल गए। अब उनके साथ मिलने का फायदा था कि उनको सारे वेंटेज पॉइंट्स पता थे, कहाँ से हम अंदर गोलीबारी कर सकते हैं। तो कई पेड़ पे चढ़ा दिया, कहीं कहीं चर्च पे चढ़ा दिया, ऐसे चारों तरफ चढ़ाया और ऊपर से गोलीबारी करी उनके ऊपर इन लोगों ने। ये जब लड़ाई चली तो उस समय ये स्टेलमेट हो गया, क्योंकि अंदर वालों की एम्यूनिशन खत्म हो जाएगी, तो उनको डर था कि ट्राइबल आएंगे और हमारे तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और बाहर वालों को डर था कि हमारी अगर एम्यूनिशन खत्म हो गई या ये ट्राइबल वापस चले गए तो वो बाहर निकलेंगे, हमको मार देंगे। तो एक स्टेलमेट हो गया। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने एक मध्यस्थ भेजा, जिस मध्यस्थ ने दोनों को कन्विंस किया, ट्राइबल्स को और आज़ाद गोमांतक दल वालों को बोला कि भाई आप जल्दी से जल्दी लड़ाई खत्म करना चाहते हैं तो उनको सरेंडर करने दीजिए, वरना लड़ाई चलती रहेगी, आप जीत नहीं पाओगे इनके खिलाफ। और उनको जाके बोला कि आपकी एम्यूनिशन खत्म हो गई तो आप बिल्कुल मर जाओगे, आप निकल जाओ यहाँ से। तो दोनों तरफ से बात की, तो उसमें एग्रीमेंट हुआ कि जिसके दौरान वो कैप्टन बोला कि मैं विड्रॉ कर जाता हूँ। तो वो अपने सैनिक लेकर, अधिकतर 150 के करीब सैनिक लेके पीछे हट के और इंडियन बॉर्डर पार करके इंडियन आर्मी को सरेंडर हो गया। और उस रात को असल में दादरा नगर हवेली सही मायने में आज़ाद हुआ। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये मैं जो कहानी सुना रहा हूँ, ऐसा लगता है पता नहीं बरसों तक चली होगी, लेकिन ये रेजोल्यूशन जो पास किया इन्होंने, जो अपना सोच विचार की कि हमारा हक बनता है, वहाँ से लेके और आज़ाद करने तक ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 महीने का पीरियड था। इसी दौरान ये सब हुआ, इंटेलिजेंस गैदरिंग, लोकल नेटवर्क सेट करना, हथियार खरीदना, पैसे रेज करना, सब कुछ इसी दौरान हुआ। और अगस्त में तो वो एरिया आज़ाद ही हो गया। जितना भी इसके बारे में पढ़ा जाए या सोचा जाए कम है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं, ये आपने बहुत सुंदर तरीके से किताब में कैप्चर करी, बट जब ये असली में हुआ होगा तो टू इमेजिन दैट हाउ दीज इवेंट्स वुड हैव टेकन प्लेस, इट्स बीट्स द माइंड। बल्कि ये इतनी अद्भुत है इवेंट्स सारे कि मुझे पहले डर ये था कि अगर मैं इस पर किताब लिखूंगा तो लोग शायद इसे फिक्शन समझेंगे, और अगर इसे फिक्शन समझा जाए तो ऐसी फिक्शन तो कई जगह लिखी जाती है, तो उसके इतिहास की सारी महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपने देखा होगा कि किताब के अंदर मेरी टोटल 274 साइटेशंस हैं,
हर एक पैराग्राफ, हर एक पेज के बाद एक साइटेशन है कि इसको कहाँ से कोलैबोरेट किया गया है। बहुत एक्सटेंसिवली मैंने रिसर्च इसको कागज़ों पे भी किया है, लोगों से बातचीत करने के बावजूद, किताबों को देखा है, उस पीरियड के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, कोर्ट पेपर्स देखे हैं, सरकारी जो कहीं रोजमंचे होते हैं वो देखे हैं, और इन सब से इसको सब्सटैंशिएट किया है। तो फिक्शन जैसा लगने वाला नॉन फिक्शन है ये। It's not limited by possibilities, definitely. सर आपने हमें काफ़ी कुछ इस स्ट्रगल के बारे में बताया ना. इनफैक्ट आई वुड अर्ज एवरीवन टू रीड द बुक, क्योंकि जो किताब में है वो इस पूरे पॉडकास्ट में कैप्चर नहीं हो सकता. मेरे लास्ट क्वेश्चन पे मैं आना चाहूँगा. उससे पहले एक छोटा सा किस्सा जो आपने बुक में मेंशन किया है वो है लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी. और कैसे ये लोग भी अपने तरीके से इन्होंने इस मूवमेंट पे कंट्रीब्यूशन किया. तो इफ़ यू कैन टच ऑन दैट देन. ये एक्चुअली हम पहले जगह पे चले गए जब इन्होंने ये सोचा कि हमको ये काम अपने आप करना है, तो साधन चाहिए. तो साधन में दो, एक तो हथियार चाहिए, लोग चाहिए, मनुष्यबल चाहिए, और साथ में आपको इन सबको चलाने के लिए पैसा चाहिए. अब पैसा कहाँ से आए? मैंने आपको पहले बताया कि या तो निम्न वर्ग से या निम्न मध्यम वर्ग से ये थे, तो परिवारों से लेने का तो मतलब नहीं बनता था. आप एक डोनेशन ड्राइव लॉन्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर ये बात पब्लिक हो जाएगा कि आप हथियार लेके और नेहरू जी के सिद्धांतों के विरुद्ध या आदेशों के विरुद्ध आप जा रहे हैं. तो वो नहीं हो सकता, वो इलीगल हो जाता. तो इन्होंने कई समाजसेवी संस्थाओं को भी अप्रोच किया, जिनमें से कुछ ऐसी थी जो कहते थे कि हम सिर्फ गोवा को मुक्त कराने के लिए बने हैं. ऐसी संस्थाओं को भी अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने सबने कहा कि अगर आप बंदूक उठा रहे हैं तो हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे. अब आखिरी एक आजमाने के लिए, हार मानने से या एक आखिरी ये सोचने से पहले कि क्या करें, उन्होंने सोचा कि हम लता मंगेशकर जी से जाके मिल लेते हैं. और ये कैसे कि उनमें एक थे सुधीर फड़के जो थे वो मराठी फिल्मों में उस समय संगीतकार थे. उनका करियर अब शुरू ही हुआ था. बाद में तो खैर बहुत महान हुए, पद्मश्री पद्म भूषण भी मिला उनको. तो बहुत उनका फिल्म इंडस्ट्री में और सुगम संगीत में काम रहा महाराष्ट्र में. तो उन्होंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे लता जी के साथ. तो उन्होंने कहा मैं लता दीदी को जानता हूँ, एटलीस्ट वो मेरे नाम से मिल तो लेंगी, तो आप चलो. तो ये सब लोग लता जी के पास गए और लता जी को उन्होंने अपना पूरा प्लान बताया कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं. अब बाबा साहेब पुरंदरे, जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, इतिहासकार जो है, उन्होंने मुझे बताया कि जब हम ये बात कर रहे थे तो लता जी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस बैठी थी. उनके चेहरे पर निर्विकार चेहरा था, बिल्कुल कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था चेहरे के ऊपर. तो हमने सोचा कि यहाँ भी अपनी बात बनने वाली नहीं है. लेकिन जब हम उठे, हमने देखा कि उनके आँख से ऐसे आंसू बह रहे थे दोनों तरफ से. वो इतनी इमोशनली इन्वॉल्व हो गई थी इस बात से. उसकी पार्श्वभूमि ये थी कि मंगेशकर नाम जो वो लेती है, वो मंगेश जो है वो मंगेशी गांव है, जहाँ पे एक शिव का मंदिर है जो इनके आराध्य देव है. और उस पर आधिपत्य पुर्तगालियों का था, और वो आने जाने नहीं दे रहे थे खुल के लोगों को उसके अंदर. तो वो एक मानसिक रूप में उससे जुड़ी हुई थी. तो इन्होंने यही कहा कि मैं आपकी मदद करूँगी, क्योंकि आपकी मदद करना मेरे लिए मेरे मंगेश की सेवा करने जैसा है. तो वो अग्री हो गई. तो उन्होंने पूछा बताइए मैं क्या मदद करूँ. तो उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए. तो लता जी ने कहा ये तो गैर कानूनी हो जाएगा, पैसे तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपके लिए वहाँ पर एक शो करती हूँ पूना में, और उस शो के टिकट के जो पैसे होंगे वो आप अपने एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करिए. उसमें मेरा कहीं डायरेक्ट पैसा देने का संबंध भी नहीं आएगा और मैं बात में नहीं आऊँगी. अब इसके साथ साथ उन्होंने रफ़ी जी के पास भेजा. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग असाइड है, इसलिए मैं आपको ये रफ़ी जी की भी बात बताता हूँ. रफ़ी जी के पास भेजा. रफ़ी जी ने कहा लता जी के साथ की तरफ से, लता दीदी की तरफ से आप आए हैं तो बिल्कुल मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ, और आपका कार्य भी बहुत अच्छा है, तो मैं चलता हूँ और गाऊंगा वहाँ पर. तो उनमें से नाना काजरेकर उठे और जाने लगे. तो रफ़ी जी ने उनको बुला के पूछा भाई कहाँ जा रहे हो तुम. उन्होंने कहा कि मैं आपकी पूना की टिकट कराने जा रहा हूँ. तब रफ़ी जी ने कहा ये देश जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, और अगर तुम जान की बाजी लगा सकते हो तो मैं एक छोटा सा टिकट तो खरीद ही सकता हूँ. तो मैं टिकट खरीदूंगा और अपने आप आ जाऊंगा. ये इसके पीछे की कहानी. मतलब एक कितना मार्मिक बात छोटी सी है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि जितना देश तुम्हारा है उतना मेरा भी है. तुम कर रहे हो तो मुझे मेरा थोड़ा हिस्सा तो करने दो. और इन लोगों ने पूना में कॉन्सर्ट किया है, जिसमें भी अड़चन आई कि पहली बार जब कॉन्सर्ट होना था उस टाइम वो लता जी का एक्सीडेंट हो गया, तो पहुंच नहीं पाई टाइम से, कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ा. और उसके बाद दोबारा हुआ तो कॉन्सर्ट हुआ, और उसके जो पैसे आए वो सारे के सारे पैसे इन लोगों को दिए गए. अब वो कॉन्सर्ट कैसे ऑर्गेनाइज किया, उसकी पब्लिसिटी कैसे की, जगह कैसे मिली, बहुत बड़ी कहानी है. वो सारी कहानी आप किताब में पढ़ सकते हैं. डेफिनेटली सर. मार्मिक तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे सारी चीज़ें आपस में जुड़ती गई. इट्स फिनोमिनल इन इटसेल्फ. विद ऑल दिस मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर. ये सारी चीज़ें हुई एंड स्ट्रगल था जो बुक में लिखा गया है, जिसके बारे में आपने फाइनली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस चलता है उसकी कहानी अगर आप इफ यू कैन ब्रीफली टच अपॉन, तो दैट विल बी रियली ग्रेट, क्योंकि सारी चीज़ों का कल्मिनेशन
जो है जो फिनाले है जो एक तरीके से वो है तो वहीं पे आके। कुछ चीज़ों का फिनाले हुआ और कुछ चीज़ों की उस केस के कारण शुरुआत हुई जो ना होती। मैं बताता हूँ कैसे। कि जब ये आज़ाद कर दिया गया तो 15 अगस्त 1954 को एक विक्ट्री रैली हुई वहाँ पर, जहाँ पे विश्वनाथ लवांदे जो आज़ाद गोमांतक दल के प्रमुख थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई अब हम भारत में आपको विलीन कर देंगे, हम जा रहे हैं, हमारा काम खत्म हो गया, आप लोग भारत में विलीन हो जाइए। और भारत सरकार ने मना कर दिया उनको विलीन करने से। तो उस समय सवाल था कि क्या करें। तो वो एक आज़ाद देश के रूप में, मैंने आपको बताया, अस्तित्व में रहा और वरिष्ठ पंचायत वहाँ पर राज करती रही। कुछ दिनों तक विश्वनाथ लवांदे जी एडमिनिस्ट्रेटर रहे, फिर एक अप्पा करमणकर थे वो हुए, फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे नाना काजरेकर, इनमें से बाकी सारे वापस चले गए। पुर्तगाल सरकार ने भारत सरकार से अनुमति मांगी, क्योंकि दादरा नगर हवेली जो वो लैंडलॉक्ड है, दीव, दमन और गोवा में सब में समुद्र से एक्सेस है। तो गोवा से सैनिक आ गए दमन तक, लेकिन दमन से वो यहाँ आने के लिए उनको बीच में 35 किलोमीटर भारत का एरिया पार करना पड़ता था। तो भारत से अनुमति मांगी, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है दादरा नगर हवेली, हमारी मलकियत है इसके ऊपर, हम मालिक हैं इसके, और यहाँ पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो उनसे हम छुड़ाने के लिए हमें अपनी फौज आपके इलाके में से जाने की अनुमति देनी चाहिए, जो भारत सरकार ने नहीं दी। और इसके खिलाफ वो जो पुर्तगाल सरकार थी वो वर्ल्ड कोर्ट में गई और वर्ल्ड कोर्ट में उन्होंने केस डाला। उस वर्ल्ड कोर्ट में इन लोगों ने वो ओरिजिनल ट्रीटी ढूंढी, जिस ट्रीटी के माध्यम से एक जमाने में पेशवे सरकार ने ये इलाका पुर्तगालियों को दिया था, उसके कागज ढूंढे और फिर उसके में विसंगतियां ढूंढी। कि विसंगतियां ये ढूंढी कि ओरिजिनल ट्रीटी मराठी में थी, संधि मराठी में थी, और जो पोर्चुगल ने लॉन्च किया था वर्ल्ड कोर्ट में वो उसका अंग्रेजी अनुवाद था, और उस अंग्रेजी अनुवाद में और ओरिजिनल ट्रीटी के बीच में कुछ फर्क थे। उन्होंने कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंसेस बदल दिए थे उसके अंदर, और उनको लॉन्च किया गया था। तो ये ढूंढा, और उन्होंने ये ढूंढा कि ओरिजिनल संधि के हिसाब से ये इलाका पुर्तगालियों को पेशवे सरकार ने केवल रेवेन्यू इकट्ठे करने के लिए दिया था, ना कि उसकी मलकियत दी थी, क्योंकि उसमें क्लॉज भी था कि आप यहाँ पर पेशवे सरकार की हुकूमत को मानेंगे और किसी प्रकार की कोई परमानेंट स्ट्रक्चर भी नहीं बनाएंगे बिना इजाज़त के। तो और फिर बीच में एक बार ऐसा भी आया था कि पुर्तगालियों के अत्याचारों के खिलाफ लोकल लोगों ने अर्जी दी थी पेशवा सरकार को कि आप अपना ये जो आपने महल दिया है, इनको महल बोलते थे, महाल बोलते थे उस टाइम इलाके को, तो महाल वापस ले लीजिए। और पेशवा सरकार ने एक ऑर्डर भी पास किया था कि हम वापस लेते हैं पुर्तगालियों से, लेकिन वो उस समय उसको इन्फोर्स नहीं कर पाया, क्योंकि तब तक मराठा पावर काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, तो इन्फोर्स नहीं कर पाए। लेकिन कागज़ों पे तो ये रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स थे, मलकियत नहीं थी। जब ये कागज़ लॉन्च हुए और वो ट्रीटी के दोनों वर्जन जो है संधि के लॉन्च हुए वर्ल्ड कोर्ट में, तो वर्ल्ड कोर्ट ने भारत की तरफ से वो दिया, निर्णय दिया कि भारत अपने राइट्स में है अगर वो अपनी फ़ौज को बीच में से नहीं जाने देता, क्योंकि ये पुर्तगाल नहीं है, इसके ट्रीटी टर्म्स अलग है। जब ये हुआ तब भारत ने अपना 10वां संविधान संशोधन बिल पास किया, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और उसके द्वारा इस इलाके को अपने में विलीन कर लिया। लेकिन ख़त्म नहीं होती कहानी यहाँ इंपॉर्टेंट यह है कि चूंकि दुनिया में पुर्तगाल नाटो के सारे देशों के पास गया मदद मांगने के लिए, लेकिन किसी देश ने भी इस केस में उनकी मदद नहीं की। तो भारत सरकार को ये ध्यान में आ गया कि अगर हम बाकी पुर्तगाली इलाकों पर भी हमला करते हैं तो नाटो के देश कोई बीच में नहीं बोलेंगे। इसीलिए फिर उसी साल 1961 में दिसंबर में भारत ने अपनी फौजें भेजी गोवा, दमन, दीव में, और उनको पुर्तगालियों से आज़ाद कराया। तो अगर ये जो अपराइजिंग थी ना होती और ये कोर्ट केस न चलता और न जीता जाता, तो शायद आज भी गोवा, दमन, दीव में पुर्तगाली अब तक बैठे होते। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है कि स्ट्रगल छोटा लगता है, आपके पास 72 गाँव का, 20,000 पॉपुलेशन का, 500 स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन एक पूरी कॉलोनियल पावर को भारत से बाहर फेंकने के लिए जो शुरुआत हुई, जिसकी नींव रखी गई, वो इस स्ट्रगल के द्वारा रखी गई। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है पूरे इतिहास के अंदर। 72 गांव, छोटी सी चिंगारी और इतना बड़ा मूवमेंट, एंड उतनी अच्छी बुक सर। एंड आई हैव रेड दिस बुक एंड टू इवन टॉक अबाउट इट, मुझे अच्छा लगता है कि पहले मैं जानूं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर राइटिंग दिस इन द सेंस दैट आई गॉट टू नो अ पार्ट ऑफ आवर ओन हिस्ट्री, जो शायद मुझे नहीं पता चलती करनी लिखी गई। एंड आई वुड अर्ज द लिसनर्स टू रीड द बुक, क्योंकि ये 40 मिनट, 1 घंटे के पॉडकास्ट में आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो उस बुक में, जो एक छोटी छोटी डिटेल्स हैं। So please do read that, and thanks a lot, sir, for coming on the podcast and talking to us. Thank you so much. Delight being with you. Thank you.